हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस यानी विज्ञान में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये साइंस का पहला वीडियो है और इसके साथ साथ आगे भी रेगुलरली आपको फिजिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे आज। और ये इसमें जो क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं वो अभी जो शुरू के वीडियोज में क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और अभी शुरू में मैंने एसएससी के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। तो उन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे और लाइक भी किया करो, ठीक है। चलो तो इस पर चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्र और शीतल वस्त्र में काले वस्त्रों और श्वेत वस्त्रों में एक डिफरेंस है। काले वस्त्र प्रकाश को यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और जो श्वेत वस्त्र हैं वो ऊष्मा को या प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो काले वस्त्र अवशोषित करते हैं प्रकाश को जैसे ही, तो उससे जो ऊष्मा है यानी हीट है वो शरीर तक पहुंच जाती है। और श्वेत वस्त्र परावर्तित कर देते हैं तो वो ऊष्मा शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से श्वेत वस्त्र शीतल महसूस होते हैं, ठीक है। यानी अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। दूसरा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक है और जो खराब अवशोषक होती है वो खराब विकिरक यानी परावर्तक भी होती है, यानी विकिरक भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कृष्णि का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? ऑप्शन देखो आप, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी तापमान से तरंग दैर्ध्य का रिलेशन बताना है कृष्णि का विकिरण के लिए, ठीक है। तो अगर बात की जाए तापमान और तरंग दैर्ध्य की, तो तापमान बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य घटता है और तापमान घटने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो आप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अगर बात की जाए दो वस्तुओं की, निकाय मतलब वस्तुएं, तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उसका मेन कारण है वस्तुओं के तापों का अंतर। यानी वस्तुओं के ताप में अगर अंतर रहता है तभी ऊष्मा ट्रांसफर होती है, ठीक है। ज़्यादा ताप वाली वस्तु से किस दिशा में होती है? तो उसके लिए ज़्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर, यानी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। और कब तक होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कब तक होती है। तो वो तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप सेम ना हो जाए। तो देखो इसके ऑप्शन देखते हैं, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, और ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा इसका, उनके अपने अपने तापमान पर। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। 5, प्लांक नियतांक की यूनिट मतलब इकाई है। तो प्लांक नियतांक की इकाई होती है जूल सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसको आप याद रखना अच्छे से, जूल सेकंड। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 रहा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है?
अगर बात की जाए श्वेत और चिकनी सतह, तो श्वेत आपको बताया था कि परावर्तक होती है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा को या प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तित करेगी तो अवशोषण तो नहीं कर पाएगी उतना अच्छे से, ठीक है। तो इसको पढ़ ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद क्लियर हो जाएगी। ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक नहीं, ताप की अच्छी अवशोषक बिल्कुल नहीं है श्वेत और चिकनी सतह। ताप की खराब अवशोषक, बिल्कुल खराब अवशोषक है तथा अच्छी परावर्तक अच्छी है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती वो आपको बताना है। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है ना। किस पर निर्भर नहीं करती? उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं इसके, बाकी तीनों पर निर्भर करती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। तो अगर बात की जाए धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए अधिक विशिष्ट ऊष्मा जरूरी है। क्या? अधिक विशिष्ट ऊष्मा, याद रखना आप ये। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अधिक विशिष्ट ऊष्मा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। तो अगर बात की जाए सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब पानी जमता है, ठीक है, जब पानी जमता है तो वो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वो पहले कम जगह घेर के रखता है और जैसे ही जमता है तो वो ज़्यादा जगह घेर लेता है, और ज़्यादा जगह घेरेगा तो पाइप फैलेगा, और पाइप फैलेगा तो पाइप फट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कि पानी क्योंकि जमने पर फैलता है पानी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक मतलब होता है जमना। जितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाए उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। तो हिमांक बिंदु इसका क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी, ताज़ा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, चलो देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि अगर बात की जाए हैंडपंप के पानी की, तो हैंडपंप का पानी जो है वो पृथ्वी के अंदर से निकल रहा होता है। अगर पानी अंदर से निकलता है तो पृथ्वी का, यानी जो धरती है, ज़मीन है, उसका आंतरिक तापमान और वायुमंडल के तापमान में डिफरेंस होता है। अंदर का तापमान ज़्यादा होता है और बाहर वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है शीतकाल में। ठीक है, इस वजह से जब पानी बाहर आता है तो अपन को गर्म प्रतीत होता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत हो, ना, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो उसमें बताना है आपको कि कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो अगर बात की जाए ठंडे देशों में झीलों का जमने की, तो झीलें जो जम जाती हैं वो जमती हैं, यानी पानी जितने डिग्री पे जमता है वो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे देशों में झीलें जम जाती हैं।
अब झीलें जमती हैं तो उसने देखो एक बात बोली है, नीचे का पानी छोड़कर। हाँ, तो नीचे का पानी, ऊपर की जो झीलें हैं उसके, झील हो तालाब हो, तो इनके ऊपर की परत जम जाती हैं और नीचे की परतें नहीं जमती, पानी ही रहता है। ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जम जाता है, फिर नीचे का जो परतें नहीं जमती हैं उनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो वो नहीं जम पाती हैं। ठीक है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की यूनिट है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, याद रखना, इकाई मतलब मात्रक। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का है, या फिर कार्य भी बोल सकते हैं। अगर कार्य ऑप्शन में होता तो कार्य भी बता सकते थे। ऊर्जा और कार्य में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर वही होता है, यानी चाहे डिग्री सेल्सियस में देख लो और चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में देख लो। इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये दोनों 40-40 डिग्री हैं, ये एक -40 है, एक ऑप्शन इसका -40 है और एक 40 है, एक -40 डिग्री है। ठीक है, तो जो वो कह रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, यानी चाहे डिग्री सेल्सियस में देख लो चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में देख लो, दोनों सेम होता है। तो वो होता है -40 डिग्री पर, -40 पर। ठीक है, -40 डिग्री पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पता कैसे चलता है कि -40 डिग्री पर हो? तो वो आपके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? C/5 बराबर F-32/9। आप इसमें इनमें से वैल्यू रख के देख सकते हैं और जिस वैल्यू पर दोनों तरफ सेम मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है, इससे निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में -40 है, ना कि 40। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। अगर बात की जाए रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में जो तापमान है वो काफ़ी कम रखा जाता है और कम तापमान पर जीवाणु या फफूंदी, ठीक है, जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मतलब काम करना बंद कर देते हैं या ख़त्म रहते हैं, उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो पाता है, यानी लंबे टाइम तक चलता रहता है। वो न्यूनतम तापमान कितना होता है? वो होता है लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 37 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस न्यून तापमान पर जो जीवाणु हैं, फफूंदी हैं, वो बन नहीं पाते हैं, यानी बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जिस वजह से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसमें बता रखा है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में दिखाते हैं। काय में दिखाते हैं? प्रतिशत में। आपको ये याद रखना होगा, आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 देखते हैं। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? यानी टेम्परेचर को न्यून बनाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो टेम्परेचर न्यून करने के लिए एक सिद्धांत है जो है रुद्धोष्म विचुंबकन। रुद्धोष्म विचुंबकन की सहायता से टेम्परेचर को कम लेवल तक किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, थर्म किसका यूनिट है? यूनिट मतलब इकाई, यानी मात्रक। तो जो थर्म मात्रक है वो है ऊष्मा का। काय का मात्रक है? ऊष्मा का। अच्छे से याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर इसका
बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऊष्मा का है। और याद रखना जो थर्म यूनिट है, एक थर्म में THM से दिखाते हैं थर्म को। एक थर्म में 1,00,000 कितने 1,00,000 VTU होते हैं। VTU ये भी एक मात्रक है, एक पद्धति है या एक दूसरा रूप है मात्रक का, ऊष्मा का दूसरा मात्रक या दूसरी पद्धति का मात्रक VTU। VTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो एक थर्म 1,00,000 VTU के बराबर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? उच्च तुंगता मतलब ऊंचाई, यानी अधिक ऊंचाई पर। तो जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है? एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होता है तो फिर क्वथनांक है वो वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे ऊपर जाने पे कम होगा तो उसी के साथ साथ क्वथनांक भी कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? क्वथनांक भी कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाने पर जो क्वथनांक है वो कम क्यों होता है या घट क्यों जाता है, उसका मेन रीजन यही है क्या कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 20, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान, और डैश लगा रखा है मतलब इसकी जगह आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा, में पानी को विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड मतलब कोई भी वस्तु की बात कर रहा है कुल मिलाकर, कि अगर कोई भी वस्तु, किसी वस्तु को आप अगर पानी में डालते हैं, ठीक है, तो अगर पानी में डालेंगे वो तो पानी को कितना विस्थापित करेगी? तो कोई भी वस्तु है अगर पानी में आप डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। काय के बराबर? आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर। लेकिन जितनी डूबेगी उतने हिस्से के आयतन के बराबर। अगर वस्तु पूरी डूब जाती है तो पूरे के आयतन के बराबर, और अगर वस्तु आधी डूबती है तो आधे आयतन के बराबर। बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन किस हिसाब से विस्थापित करता है पानी को? आयतन के हिसाब से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि यह बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर सही है। तो जो जल का घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वो कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना आज के बाद कि जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? अगर बात की जाए बादलों के तैरने की तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो बादल हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में बनकर तैयार होते हैं। यानी कोई इकट्ठा पानी का हिस्सा नहीं घूम रहा है या बर्फ का हिस्सा नहीं घूम रहा है ऊपर, वो नमी के यानी पानी के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हजारों लाखों कणों के रूप में, ठीक है, पानी या बर्फ हजारों लाखों छोटे छोटे कणों के रूप में घूम रही होती है। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे कणों के रूप में मिलकर बनेगी चीज़ तो उसका घनत्व तो कम रहता है। क्या रहता है? घनत्व कम। ठीक है, तो इसका मेन कारण यही है कि बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। उनका रीजन ये है कि वो
छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, यानी उनका घनत्व कम होता है और कम घनत्व के कारण ही ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कम घनत्व वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 23। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अगर बात की जाए जलन की, यानी सबसे अधिक जलन जो है वो भाप के कारण पैदा होती है। कैसे होती है? भाप से चिकने पर भाप बहुत जल्दी जलन दे देती है बाकी की तुलना में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। इसका आप डायरेक्ट याद रखना, क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन ए बता रहा है उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च, हाँ ये सही है। कौन सा? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के रूप में काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो इस वीडियो में हम लोग बस 25 क्वेश्चंस ही देखेंगे, ठीक है। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं साइंस में, ठीक। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। चैनल पे लगातार वीडियो जाते रहेंगे, बस कभी कभी कुछ टाइम नहीं आ पाते हैं, लेकिन रेगुलरली आते रहेंगे, ठीक है। और एक बार जब अपलोड हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी नहीं, कभी भी आप कोई सा भी वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं और लाइक और कमेंट भी करें।